गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आने में थोड़ी देर हो गई है। विकास गुड इवनिंग बोला गया भाई, गलती से मॉर्निंग बोलना था। मॉर्निंग अभी चल रहा है। विकास है गुड मॉर्निंग, सुमन है गुड मॉर्निंग। ये 15वां सेट हम लोगों का है। आज डिस्कशन करते हैं 15वें का। लिखा हुआ है 15वां। पहला जो क्वेश्चन है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन कौन करते हैं। कई शर्तें हैं, जो शर्तें अन्य भी लागू होती हैं, जैसे सजा याफ्ता है तो नहीं कर पाएंगे। यहां पर जो विकल्प है कि भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है ना। निवास शब्द का यहां प्रावधान नहीं है। जो प्रावधान है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का ही देखते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए यदि नॉमिनेशन किया जाता है तो उस नॉमिनेशन में मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। देश के किसी भी हिस्से से हो, यह फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। कहीं से भी है, नाम होना आवश्यक है, तभी आप लोकसभा के लिए नॉमिनेशन कर सकते हैं। कहीं से भी हो। नरेंद्र मोदी का नाम गुजरात में है, बनारस से चुनाव लड़ते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस का नाम बेंगलोर में था, बिहार से चुनाव लड़ते थे। शरद यादव का दिल्ली में था या मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, जबलपुर के, लेकिन चुनाव लड़ते थे बिहार से ही, मधेपुरा से। तो कहीं के भी निर्वाचक सूची में या मतदाता सूची में उसका नाम होना आवश्यक है। इसलिए निवासी शब्द से नहीं होगा, वोटर लिस्ट में नाम होना आवश्यक है। तो ये नहीं होगा, है ना। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा, यहां फिर निवासी शब्द का प्रयोग है, ये गलत हो जाता है। निवासी शब्द का प्रयोग यहां नहीं होगा, निर्वाचक शब्द का प्रयोग होगा। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां का निवासी होना आवश्यक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तीसरा, भारत के किसी नागरिक द्वारा, नागरिक हो गया, निवासी में तो गैर नागरिक भी हो सकते हैं ना, इसलिए निवासी शब्द का प्रयोग नहीं होगा। विदेशी भी हो सकते हैं निवासी के तौर पे, है ना, या एनआरआई भी हो सकते हैं निवासी के तौर पे, इसलिए ये नहीं होगा। नागरिक के द्वारा यानी नागरिकता भारत की आवश्यक है। साथ में जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है, नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। यानी यहां नागरिक शब्द का भी प्रयोग है, मतदाता सूची शब्द का भी प्रयोग है, इसलिए यही विकल्प सही होगा, है ना। तो ए और बी दोनों में निवासी शब्द का प्रयोग है, यह गलत हो जाता है। डी में नागरिक शब्द का भी प्रयोग है और मतदाता सूची में नाम की भी बात कह दिया गया है, इसलिए यही विकल्प सही होगा। चौथा है, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। नागरिक शब्द तो है यहां, लेकिन मतदाता सूची नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाता है। अब नागरिक तो 10 साल के बच्चे भी हैं, 18 साल से कम उम्र वाले भी हैं, 25 से भी कम उम्र वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां यह भी विकल्प गलत हो जाता है। तो केवल विकल्प सी सही होगा, क्योंकि इसमें मतदाता सूची में नाम है ना। दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ राज्य क्षेत्रों का जो 8 हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, ये जो 8 हैं, इसमें पहला ये कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता, ये गलत है।
2 का प्रतिनिधित्व है अभी के हिसाब से। जम्मू कश्मीर तो अभी रूप ही नहीं लिया है तो उनको छोड़ देते हैं। तो पहले से दिल्ली का है और पांडिचेरी का है, इस 2 का है ना। दिल्ली से राज्यसभा के 3 सदस्य चुने जाते हैं, पांडिचेरी से 1 सदस्य चुने जाते हैं। इसलिए ये कथन गलत हो जाता है ना, ये सही नहीं है। दूसरा, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। निर्वाचन जो झगड़ा होता है, उस पर जो विवाद होता है, ये हाई कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। संसद एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन पर विवाद उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये मामले की शुरुआत उच्च न्यायालय से ही होगी। मामला सुप्रीम कोर्ट भी अपीलीय में जा सकता है, इसलिए ये न्यायालय का अधिकार है, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। और उसमें भी ये उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, यानी ऐसे मामलों की शुरुआत उच्च न्यायालय में ही होगी। सॉरी, नीचे लिखा गया, अलग से ही लिख सकते हैं। उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, है ना, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, ना कि आएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में। यह भी विकल्प गलत हो जाता है ना। सी, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। यह भी विकल्प गलत हो जाता है। अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर गठन किया जाता है संसद का। तो कोई सही नहीं है, ये विकल्प लगता है कि अनावश्यक पड़ गया है ना। तो उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। सब लोगों ने डी लिखा ही था, सही है ना। विकास 3 बार लिखे थे डी डी डी, नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसद सदस्यों का विशेषाधिकार नहीं है ना। अनुच्छेद 102 में ना उल्लेख है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो है नहीं। दीवानी मामलों में गिरफ्तारी की छूट, ये भी है। जिस समय संसद का सत्र चल रहा हो या उसकी समितियों का सत्र चल रहा हो, दीवानी मामलों में संसद सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हालांकि फौजदारी मामले में होगा, आपराधिक मामले में गिरफ्तारी होगी या निवारक निरोध के मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। दीवानी मामलों में गिरफ्तारी पर रोक है। तीसरी बात, गवाह के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत होने की छूट, है ना। ये भी सबका कमेंट दिखता है, लेकिन सबके नाम का उल्लेख करना संभव नहीं हो पाता है ना। इसलिए इसमें धैर्य खोने की कोई जरूरत नहीं है ना। छोटी सी बात पर इतना जल्दी धैर्य खोते हैं। सिविल सर्विसेज तो धैर्य वालों का ही होता है, इसलिए धैर्य से ही रखिए, है ना। अब आपका नाम का उल्लेख अब आज तो हम नहीं करेंगे, ये तो तय हो गया,
क्योंकि आप नाम का उल्लेख करवाने के लिए परेशान हैं तो हम तो आज ना करेंगे, ठीक है। तो आज भर के लिए सॉरी, एक बार भी आपका नाम हमारी जबान पे नहीं आएगा, ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है। गवाह के रूप में इसमें यह कहा गया है कि जब संसद का सत्र चल रहा हो तो सदन के सभापति या अध्यक्ष की अनुमति के बगैर किसी संसद सदस्य को गवाह के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो यह भी सही है, तीनों सही है। यह विशेषाधिकार नहीं है, तीन ही विशेषाधिकार की चर्चा है। संसदीय समितियों का सदस्य बनते जरूर हैं, विशेषाधिकार में शामिल नहीं है, इसलिए यही इसका उत्तर होगा। चौथा, लोकसभा में विपक्ष के नेता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक कथन यह है कि उस विपक्षी दल के सदस्य को लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता का दर्जा प्राप्त होता है जिसे लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% सीट प्राप्त हो, है ना। इस बार राहुल गांधी जी बने हैं क्योंकि 99 सीटें कांग्रेस को मिली है। 16वीं और 17वीं लोकसभा में उन्हें 10% सीट नहीं मिली थी। 17वीं लोकसभा में तो बड़ा कम से ही चूके थे, 52 सीट लगभग मिला ही था, 54 पर ही बनना था। 2 सीट कम आया इसलिए नहीं बनाया गया कांग्रेस के किसी नेता को। इस बार बनाया गया है, यानी यह कथन सही है। जिस विपक्षी दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10% सीटें प्राप्त होती हैं, वही लोकसभा में विपक्ष का नेता बनता है जिसे मान्यता प्राप्त होती है। अगर एक से अधिक दल को 10% से अधिक सीटें मिलती है तो बड़े दल को मिलेगा। दूसरा, लोकसभा में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, यह भी सही है, दर्जा मिलता है। कैबिनेट मंत्री नहीं बनते हैं, जो कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं हैं वो मिलती है। जो भी सुविधाएं होंगी, स्टाफ की सुविधा या अन्य सुविधा, वो उन्हें मिलती होंगी। लेकिन कैबिनेट मंत्री बन जाएंगे ऐसा नहीं है। कैबिनेट मंत्री सरकार के लोग ही रहते हैं। जो सत्ताधारी पार्टी होती है या गठबंधन होता है, उसके ही सदस्य को कैबिनेट मंत्री में या मंत्री परिषद में शामिल किया जाता है, लेकिन इन्हें दर्जा कैबिनेट मंत्री का जरूर रहता है। ये सही है। सर्वप्रथम 5वीं लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता हुआ था, यह कथन गलत है। 5वीं में ना होकर 4थी में हुए थे। 4थी लोकसभा में पहली बार मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता बने थे और इनका नाम था राम सुभग सिंह। अपने बिहार के ही थे। जब कांग्रेस में विभाजन हुआ था और कांग्रेस ओ जब बटकर कांग्रेस आई से अलग हुई थी, तब इन्हें उस समय लोकसभा की जो कुल सीटें थी उसका 10% से अधिक सीट इस पार्टी के पास था। इसलिए राम सुभग सिंह को पहली बार मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता का दर्जा प्राप्त हुआ था। यह भी सही है जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। यह बात भी सही है ना। विपक्ष के नेता, यह भी सही हो जाता है, संविधान में है नहीं इसकी चर्चा। ये विधि के द्वारा, लता 79 या कब विधि बनी है उसके द्वारा ये, या कभी बनी है समय याद नहीं है, उसी के द्वारा ये दोनों उत्तर सही हो जाए। सॉरी, तो ये तो सही है ही, गलत चुनना था। तो गलत में तो ये भी सही है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और उस पार्टी को मिलता है विपक्ष के नेता का दर्जा जिन्हें लोकसभा की कम से कम 10% सीटें प्राप्त हों। केवल ये विकल्प गलत हो जाता है। तो 4थी होगा, 5वीं नहीं होगा।
अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट प्रशासनिक और न्यायिक दोनों क्षेत्रों में जारी किया जाता है? कहां जारी होगा? कौन सा रीट है जो प्रशासनिक और न्यायिक दोनों क्षेत्रों में जारी किया जाता है? न्यायालय के क्षेत्र में भी जारी होगा, प्रशासन के विरुद्ध भी जारी होता है। कौन सा रीट है ना? इंटरटेनमेंट क्लासेज, नवाब उसी से जुड़े हो। कौन सा होगा? सी। और कोई? देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये प्रशासनिक रीट है। जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश होता है, प्रशासन के विरुद्ध ही होगा। प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दोनों क्या है? न्यायिक रीट है। दोनों, जिसमें ऊपर का न्यायालय अपने से नीचे के न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोकता है। प्रतिषेध तब जारी होता है जब नीचे के न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया हो, और नहीं दिया हो। प्रतिषेध नहीं देने की स्थिति में जारी होता है, जबकि उत्प्रेषण तब जारी होता है जब नीचे के न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया हो। यही है, दोनों न्यायिक हैं। परमादेश यही है जो दोनों क्षेत्रों में जारी होगा, यानी न्यायिक भी है और प्रशासनिक भी है। सही था आपका उत्तर, दोनों क्षेत्र में जारी होता है ना? एक और रिवीजन कर लेते हैं। लोकसभा का नॉमिनेशन फाइल करने के लिए नागरिक होने के साथ साथ निर्वाचन सूची में नाम होना आवश्यक होता है, तभी आप लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। उसके सिवा उपाय नहीं है। निवासी होने से ही केवल नहीं हो जाएगा, नागरिकता चाहिए और वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। ये दो शर्तें हैं। इसके अतिरिक्त अन्य शर्तें भी लागू होंगी, जैसे सजा याफ्ता है तो नहीं लड़ सकते हैं, है ना? अन्य शर्तें जो है लागू अन्य क्षेत्रों में, लेकिन नागरिकता भारत की और वोटर लिस्ट में नाम होना, ये दो चीजें आवश्यक है। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है दिल्ली और पांडिचेरी का है। दिल्ली से 3 सदस्य चुनकर आते हैं। आप एक देखते होंगे राज्यसभा में खूब बोलते हैं संजय सिंह, वो दिल्ली से ही चुनकर आए हैं, है ना? पांडिचेरी का भी प्रतिनिधित्व है। जम्मू कश्मीर को भी मिलेगा। क्या मिलेगा, कितनी संख्या रहेगी, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। निर्वाचन झगड़ों का निपटारा जो संसद और राज्य विधानमंडल के लिए होता है, उसका निपटारा हाईकोर्ट के द्वारा होता है ना? हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन झगड़े का निपटारा सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, सुप्रीम कोर्ट में ही होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं होंगे। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा है, ये भी गलत है, साथ में राष्ट्रपति भी हैं, इसलिए कोई नहीं होगा। तीसरा, विशेषाधिकार क्या नहीं है? तो संसद समितियों का सदस्य बनने की छूट, ये विशेषाधिकार नहीं है। विशेषाधिकार में यही 3 आते हैं। बोलने की स्वतंत्रता सदन के भीतर, जो बोलिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। संसद एवं उसकी समितियों की बैठक के दौरान किसी दीवानी मामले में अरेस्ट नहीं होंगे, और जब सत्र चल रहा हो तो किसी संसद सदस्य को सदन की अनुमति के बगैर न्यायालय में गवाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, या प्रस्तुत होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये 3 विशेषाधिकार हैं। ये चौथा वाला विशेषाधिकार नहीं है, हालांकि बनते जरूर हैं सदस्य। संसद सदस्य ही समिति के सदस्य बनते हैं। चौथा है, लोकसभा में विपक्ष का नेता
उस दल को प्राप्त होता है जिसे लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 सीटें प्राप्त होती हैं। विपक्ष के नेता को लोकसभा में विपक्ष के नेता को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता पद का उल्लेख संविधान में नहीं है, यह भी सही है, संवैधानिक पद नहीं हो जाता है ये, जैसे उपराष्ट्रपति का पद है, सॉरी उप प्रधानमंत्री का पद है। और भारत में लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता पहली बार चौथी लोकसभा में हुए थे, राम सुभग सिंह, है ना। और पांचवा क्वेश्चन है कि प्रशासनिक और न्यायिक रीति इसमें से कौन है? तो परमादेश प्रशासनिक और न्यायिक दोनों होता है, दोनों ही क्षेत्रों में जारी किया जाता है। तो आज तक के लिए तो इतना ही है। इसके विषय में बात हुई थी। ये बैच शुरू हो चुका है, बैच की शुरुआत इंट्रोडक्शन हो चुका है शनिवार को। आज से रेगुलर क्लास चलेगा। उस दिन केवल इंट्रोडक्शन हुआ था, सिलेबस को की विवेचना की गई थी। आज उसी सिलेबस के आधार पे पढ़ाई की शुरुआत हो जाएगी, कोर्स की शुरुआत होगी। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं इससे। इसके लिए मात्र 499 रुपया फीस है। बैच 14 से स्टार्ट हो चुका है, अभी केवल इंट्रोडक्शन हुआ है। इसके साथ ये भी फीचर्स हैं, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, प्रैक्टिस के असाइनमेंट मिलेंगे और जो बोर्ड पर लिखा जाएगा उसका पीडीएफ भी आपको प्राप्त होगा। 1 साल वैलिडिटी है। कोर्स ऑनलाइन और लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में है। उस वीडियो को आप 1 साल तक देख सकते हैं, है ना। अगर जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल वाले इस पर आएंगे तब जुड़ सकते हैं, और लैपटॉप वाले या कंप्यूटर वाले इस पे आके जुड़ेंगे। यही है। अगर कोई इंक्वायरी चाहिए, कोई दिक्कत है, कुछ समझना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। इतनी ही बात है। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। परीक्षा तो होने ही वाली है 17 नवंबर को। हालांकि वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन आ ही जाएगी हाल फिलहाल में। 1700 की बात पेपर में कल आया था। हम तो चाहते हैं कि 2500 रहे, जिससे कि अधिकाधिक लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आपको लगता है कि जुड़ने से फायदा हो सकता है तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।